So in year 1942, Kirchhoff, a great scientist, gave us the rule to find out or to solve out the complicated circuits. यानी कि मुश्किल से मुश्किल सर्किट के अंदर भी सिंपली इन दो रूल्स को यूज करके हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें दो लॉज दिए। पहला लॉ था करंट लॉ, जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कहता है जी द algebraic sum of current at a junction is always zero। यानी कि किसी जंक्शन के ऊपर जो algebraic sum होगा करंट का वो हमेशा क्या होगा? जीरो। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन पे ना तो कोई करंट पैदा होगा ना ही कोई करंट खत्म होगा। इट मींस जंक्शन कैन नाइदर बिहेव एज अ सोर्स नॉर एज अ सिंक ऑफ अ करंट। ठीक है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस डेफिनेशन को ऊपर को देखिए जो मैंने ऊपर लिखी है। इट स्टेट्स दैट करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। तो जो करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। और जंक्शन क्या है पुत्र? जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 3 वायर्स मीट। कम से कम 3 वायर्स मिलनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे 2 ही वायर्स मिल रही हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? कनेक्शन या नोड। कनेक्शन या नोड। तो हम बात कर रहे हैं किसी जंक्शन की। तो इस केस को आप सिंपली समझिए पुत्र कि समेशन ऑफ करंट जो है एट अ जंक्शन वो कितना होगा? जीरो। अब एक सिंपल सा केस लिया आपने। सिंपल केस के ऊपर एक जंक्शन लिया, उस जंक्शन पे 3 वायर्स को कनेक्ट किया। सपोज एक 2 एम्पियर करंट जा रहा है, एक 3 एम्पियर जा रहा है और एक करंट आई। आपको कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। तो पहले डेफिनेशन जो सिंपल है उसमें जो करंट आ रहा है उनका सम मस्ट इक्वल टू जो करंट जा रहा है। सो एंटरिंग द करंट मस्ट इक्वल टू लीविंग द करंट। सो 2 + 3 = 5। सो यू कैन सी हियर आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बट अगर इसी को आप इस हिसाब से भी समझोगे तो यहाँ पे सिंपल याद रखिए कि करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। तो सर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इनको हम पॉजिटिव लेंगे और करंट जो लीव हो रहा है इसको आप नेगेटिव लेंगे -i। अब इन सब का अलजेब्रिक सम क्या है? 0। तो आप सॉल्व करोगे देन i इज आल्सो इक्वल टू 5 एम्पियर। तो आंसर सेम आएगा, जिस मर्जी मेथड से कीजिए, बेस्ट है ये वाला, आप दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई में, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन which principle? It is actually based on the principle of conservation of charge. Principle of conservation of charge, because you know charge can neither be created nor destroyed। तो वही हम कह रहे हैं कि सर किसी जंक्शन के ऊपर ना तो कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिर्फ जो आ रहा है वो आगे पास ऑन हो रहा है, वो आगे पास ऑन हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। एंड वन मोर थिंग, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अभी आगे आएंगे। उस केस में अगर आपके करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, सपोज -5 एम्पियर आती, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपने डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। आपने डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, जैसा कि हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में देखेंगे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है दैट इज आल्सो नेम्ड एज वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, ठीक है, ओके। वोल्टेज लॉ या लूप लॉ क्या कहता है? It says that the algebraic sum of change in potential difference in a closed path is always 0। ये ध्यान रखिए, I am talking about closed path। आपका पाथ जो है वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। तब चेंज इन पोटेंशियल का सम, अलजेब्रिक सम जो है वो क्या होने वाला है? 0। तो इसका मतलब टोटल चेंज इन पोटेंशियल ओवर अलजेब्रिक सम, समेशन का साइन है फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। एंड दिस लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? आप देखिए, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज पुत्र। अब आपने चेंज इन पोटेंशियल ओवर क्लोज पाथ क्या लिया? 0। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आ रहा है? 0, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। सो इट कैन बी रिटन एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में भी रहेगी। सो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन।
अब आपको यह बताते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ओवर अ क्लोज लूप जीरो कैसे होगा। तो पुत्र अब रूल समझिए। सबसे पहले आपके पास जो भी सर्किट है उसके अंदर आप करंट लॉ जो है वो लगाइएगा। करंट लॉ का मतलब क्या है कि आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें इन सच अ वे कि एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा हो उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव हो रहा हो। द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। और यह भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी सेल से करंट निकाल रहे हैं तो जितना करंट उस सेल से लोगे उतना ही एग्जैक्टली करंट उसको वापस दे देना इन अ क्लोज्ड लूप। ठीक है। अगर आपके पास दो सेल हैं, जैसे यहाँ पे दो सेल हैं, तो इन दो सेल में से किससे करंट निकालने वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे किसी एक सेल से करंट निकालो, यहां जाके वो करंट फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। या फिर दोनों सेल से करंट निकाल लो तो I1 और I2 है वो इस जंक्शन में जाके ऐड हो जाएगा। समझ आया पुत्र? अब सर एग्जैक्टली कहां से निकालने वो कैसे पता लगेगा? वो जब आप एज्यूम करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद अगर करंट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपकी सपोजिशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है व्हाइल मेजरिंग आफ्टर द होल कंसेप्ट, करंट अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपने सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। सपोज अगर ये I2 यहाँ पे नेगेटिव आता तो हम सोचते कि करंट ऐसे जा रहा है, नीचे को जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? बस इतना सा पॉइंट है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। उसके बाद कोई भी क्लोज पाथ चूज कीजिए। क्लोज पाथ आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, दोनों क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। उसके बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि आप जो भी लूप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज लगाइए। सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज में आपको पता है चेंज इन वोल्टेज ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो, वो जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए वोल्टेज को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना वो ध्यान रखें। ध्यान से सुनिए। व्हाइल मूविंग थ्रू द क्लोज पाथ, जब आप क्लोज पाथ में मूव करोगे, अगर सबसे पहले सेल एनकाउंटर होता है, सेल अगर एनकाउंटर होता है तो आप देखिए कि वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है। कैसे पता लगेगा सर? लेट्स सपोज आपके पास ये सेल आ गया, मैं इधर को जा रहा हूं, आई एम मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? तो सर हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं मैं, हायर से लोअर जाते हुए पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे? नेगेटिव। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव, अगर पोटेंशियल गेन होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव। सर कैसे? ये सेकंड केस देखिए। इस केस के अंदर अगर सेम सेल सेम बैटरी लगे लेकिन पाथ मैंने उल्टा ले लिया, अब मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं तो पोटेंशियल गेन कर रहा हूं। पोटेंशियल अगर गेन कर रहा हूं तो डेल्टा वी पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा। इसी का फर्दर अगर कोई रजिस्टर इनकाउंटर करेगा ड्यूरिंग अ पाथ तो अब वहां पे आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देखना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्यों? क्योंकि करंट आपको पता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करेगा पुत्र। तो सपोज मैं इधर को जा रहा हूं, करंट इस रजिस्टर में इधर को आ रहा है, आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड करंट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो मैं बेसिकली लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि करंट अगर इधर को आ रहा है तो करंट मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, और मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, तो मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं। तो यानी कि यहां पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इनटू R, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है I इनटू R वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल गेन की तरफ जा रहा हूं। समझ आया पुत्र? फिर अगर करंट और आपकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि आप मूव कर रहे हो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो आपका जो पाथ है उस दौरान वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप लोगे नेगेटिव। तो इस केस में डेल्टा वी आएगा माइनस I इनटू R। सिंपल वे में याद करने के लिए, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो अगर उसके डायरेक्शन में ही करंट आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लीजिए, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव लीजिए। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो आप वोल्टेज पॉजिटिव लीजिए। ध्यान रखिए, सिर्फ रजिस्टर या जहां पे करंट ट्रेवल कर रहा होगा, रजिस्टर या इंडक्टर वगैरह के थ्रू या कैपेसिटर के थ्रू, वहां पे एक कंसेप्ट लेना है। जब सेल आएगा तो सेल वाले केस में करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी, सिर्फ आपने अपने पाथ की डायरेक्शन देखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, सेल के केसेस में आपने करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, सिर्फ पाथ की डायरेक्शन देखनी है। पाथ में चलते हुए अगर आपका पोटेंशियल गेन हो रहा है तो पोटेंशियल
चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। इस केस के अंदर आपने देखा मैंने एक सर्किट सा बनाया, तो यहां से मैंने करंट I1 निकाला, यहां से करंट I2 निकाला पुत्र, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन पे जाके वो दोनों करंट मिल गए होंगे I1 प्लस I2। उसके बाद इस जंक्शन पे हर एक सेल को अपना अपना करंट वापस देना है। देखो आगे कुछ नहीं है ना पुत्र, जंक्शन खत्म हो गया, तो यानी कि इसको I2 चाहिए, I2 इधर चला गया तो यहाँ क्या रह गया होगा I1, तो वो हमने सर्कल पूरा कर लिया, लूप पूरा कर लिया। अब क्लोज पाथ लीजिए कोई भी, सपोज ABCDA, ठीक है। अगर आप ये कंसेप्ट यूज करोगे ये भी हो जाएगा, बट पहले देखिए A से चला घूम के फिर A पे आ गया, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा VA माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो पुत्र ये आपने केस लिया, इस केस के अंदर आपने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया। लेट्स सपोज अभी मैं लूप हटा देता हूं, आपने एक 20 वोल्ट का सेल यहाँ लिया, 20 वोल्ट का यहाँ लिया, 10 वोल्ट का सेल यहाँ पे ले लिया, और इन तीनों के साथ में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R1 R2 और R3, और तीनों की वैल्यू 10-10 ओम है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर R1 R2 और R3 के लिए। तो सबसे पहले आपने क्लोज पाथ लिया ABCDA, आप कोई भी ले सकते हो पुत्र, मैं फिर कह रहा हूँ आप DCBA भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ABCDA ये वाला यानी कि एक क्लॉक वाइज पाथ ले लिया। तो सर A से B की तरफ जा रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लोअर से हायर जा रहा हूं तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो यानी कि पोटेंशियल 20 पॉजिटिव में। फिर मैं गया B से C, बीच में कुछ और है नहीं, एक रेजिस्टेंस मिला R1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा R1 की वैल्यू 10 ओम दी हुई है पुत्र, और करंट यहाँ से कितना गया है मैंने सपोज किया I1 है ना, तो I1 इंटू 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, सर नेगेटिव क्यों, पोटेंशियल अब ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए यानी कि हायर से लोअर की तरफ जाते हुए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो मैंने लिख दिया -10 इंटू I1। फर्दर मूव किया तो रजिस्टर मिला R3 जिसकी वैल्यू है 10, और करंट जा रहा है I1 प्लस I2। सर जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो -10 इंटू I1 प्लस I2। आगे अब एक 10 वोल्ट की बैटरी मिली जो हायर से लोअर की तरफ जा रही है पुत्र, हायर से लोअर की तरफ जाते हुए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है, तो -10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। अब मैंने दूसरा लूप लिया पुत्र, टेक अनदर लूप DCEFD, ये वाला DCEFD, आप कोई भी लूप ले सकते हो। हाँ ध्यान रखिए जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं आप कोशिश करें उतने ही लूप्स लेने की, क्योंकि उतनी ही नेट इक्वेशंस बननी चाहिए। तो आपने दो वेरिएबल लिया ना I1 और I2, तो वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, D से C की तरफ जाते हुए सेल मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो 10 वोल्ट। फिर मैं ऊपर जा रहा हूं, करंट नीचे आ रहा है, I1 प्लस I2 इंटू 10 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। फिर मैं भी इधर जा रहा हूं, करंट ऑपोजिट आ रहा है तो 10 इंटू यहाँ पे करंट कितना है I2, ये करंट आ रहा है ना I2, 10 इंटू I2 पॉजिटिव, ऊपर से पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा तो -20 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यूजिंग दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर दो, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। सिंपल उसको माइनस किया, ये कट गए, ये टर्म आपका कट जाएगा, ठीक है। क्या बच गया I2 माइनस 4I2 यानी कि -3I2 इज इक्वल टू 1 -2 -1, माइनस माइनस कट गया तो I2 की वैल्यू 1/3, I2 की वैल्यू 1/3 आई तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप I1 की निकाल लो, लकीली वो भी यहाँ पे 1/3 एम्पेयर ही आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो I1 प्लस I2 2/3 एम्पेयर, यानी कि सर इसके थ्रू और इसके थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, जो कैलकुलेट करके आया 1/3 एम्पेयर, और इन दोनों को ऐड किया तो वो रजिस्टर R3 के थ्रू गया, दैट इज 2/3 एम्पेयर।